नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो इंडियन रेलवे का अलर्ट, अगर तोड़ा ये नियम तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा। जी हां, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने लोगों से कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें। रेलवे द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रेलवे ने एक ट्वीट के जरिए ये अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने कहा है कि रेल पटरियों को पार करने के लिए रेलवे के द्वारा निर्धारित फुट ओवरब्रिज, अंडरपास, लेवल क्रॉसिंग या सबवे का प्रयोग करना भी उचित है। इसके अलावा रेल पटरियों को कभी भी आम रास्ता नहीं समझें। ये रेलगाड़ियों के यातायात के लिए बनाई गई है और यात्रियों का इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के पास है दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना। जानिए चीन और पाकिस्तान किस रैंक में हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को चौथे स्थान पर जगह मिली है। पहले नंबर पर अमेरिका, उसके बाद रूस और चीन का नंबर है। भारत के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राजील का नंबर है। कंगाली के दौर से गुजर है पाकिस्तान ने अपना पूरा पैसा आर्मी में झोंक दिया है। इसने अपनी रैंक में सुधार करते हुए इजराइल और कनाडा को पिछाड़कर 10वें स्थान पर जगह बना ली है। दरअसल ग्लोबल फायर पावर किसी भी देश को सैन्य ताकत के हिसाब से कई पहलुओं को ध्यान में रखकर एक इंडेक्स तैयार करता है। इसमें डिफेंस बजट, आधुनिक हथियार और सैनिकों की संख्या समेत 50 फैक्टर को ध्यान में रखकर रैंकिंग बनाई जाती है। ग्लोबल फायर पावर 2021 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 15 देशों में पाकिस्तान तक मात्र ऐसा देश है जिसमें अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पाक ने 5 स्थानों का उछाल हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने देश की जनता को गरीबी में झोंककर सारा पैसा सैन्य साजो सामान पर खर्च कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात तो आरबीआई ने अब इस बैंक पर लगाई पाबंदी, 1000 रुपए से अधिक की निकासी पर रोक। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही ग्राहक अपने बचत खाते से 1000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते हैं। ये निर्देश 6 महीने के लिए है। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है। आरबीआई ने कहा है कि उसने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ता को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1000 रुपए से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरबीआई ने कहा है कि बैंक पर पाबंदी का ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति से सुधार तक बैंक कारोबार पूरी तरह करता रहेगा। बता दें कि इससे पहले इसी महीने आरबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछले 1 साल में 5 से 6 बैंकों पर इस तरह की रोक लगाई है, जिसके चलते आम जनता का पैसा बैंकों में फंस गया और साथ ही लोगों का भी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार जल्द लागू कर सकती है स्क्रैपेज पॉलिसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया संकेत। जी हां, एक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित नीति को जल्दी मंजूरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर अभी तक नीति स्क्रैपिंग बनाई है, जिसे प्रधानमंत्री की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया भर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने इस दिशा में काम करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार की यह मंशा है कि आने वाले वक्त में भारत में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने और उन्हें तोड़कर कबाड़ बनाने वाले मोटर वाहन मानकों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। ये नीति कारों, ट्रकों और बसों सहित 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए है। नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी मिल जाने के बाद भारत ऑटोमोबाइल हब के रूप में उभरेगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी। यानी कि अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो सावधान रहें, उसे मोदी सरकार कबाड़ में भेजने की तैयारी कर रही है। जल्दी ये नियम पूरे देश में एक साथ लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार, दुनिया हुई हैरान। जी हां, मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक भारत सरकार को बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। इस खबर में दुनिया हैरान हो गई तथा भारत के दुश्मनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस लिथियम को बेचकर भारत माला माल हो सकता है। खबर के मुताबिक भारत सरकार को लिथियम का भंडार कर्नाटक के मंड्या जिले में मिला है।
भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद ये पता चला है कि मंडिया जिले के अल्लापटना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। बता दें कि इन इलाकों में भारत सरकार के वैज्ञानिक और उनकी टीम लगातार रिसर्च कर रही है। बहुत जल्दी इसकी स्थिति का साफ पता चल जाएगा। भारत में लिथियम का भंडार मिलने की खबर से दुनिया के कई देशों की जलन बढ़ गई है। आपको बता दें कि लिथियम से लैपटॉप, मोबाइल, कार आदि की बैटरी बनाई जाती है और भारत अपने लिथियम की 100% जरूरत चीन और अन्य देशों को सहायता से पूरा करता है। ऐसे में भारत को लिथियम का भंडार मिलना काफी लाभकारी साबित होगा। साथ ही चीन ऐसे देशों पर निर्भरता कम होगी। तो नेजल वैक्सीन हो सकती है गेम चेंजर। भारत बायोटेक ने मांगी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। जी हाँ, भारत के औषधि नियामक CDSCO के विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 के इंट्रानेजल टीके के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले चरण को मंजूरी देने की सिफारिश की है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि अगर नाक से दिया जाने वाला ये टीका कामयाब रहता है तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक को अर्जी देकर अपने इंट्रानेजल टीके के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को आवेदन पर विचार करने के बाद पहले चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने बताया है कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण की सुरक्षा और प्रभाव से जुड़े डेटा के आधार पर कंपनी को दूसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेपर बोतल से मिलेगी कोका कोला। कंपनी कर रही है टेस्टिंग। जी हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोका कोला की ड्रिंक्स प्लास्टिक के बजाय पेपर बोतल में नजर आए। जी हाँ, दरअसल कोका कोला अपनी ड्रिंक्स के लिए पेपर बोतल की टेस्टिंग कर रही है। कंपनी का मानना है कि ये पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल को बंद करने पर विचार कर रही है। कंपनी के अनुसार कंपनी ने अभी तक 2000 पेपर बोतल बनाई हैं जिसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्दी इसका ट्रायल होगा। ये बोतलें लकड़ी और जैव आधारित सामग्री बनी हैं जो कि गैस के साथ साथ तरल पदार्थ और ऑक्सीजन को भी रोकने में सक्षम होती हैं। बोतल डेनिश कंपनी, द पेपर बॉटल कंपनी और कोका कोला की रिसर्च टीम द्वारा मिलकर तैयार की गई है। ये ऐसे समय में आए हैं जब कंपनी ने वर्ष 2030 तक के लिए नए टारगेट सेट किए हैं जिसमें लक्ष्यों की घोषणा की गई है और पर्यावरण पर और ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। कंपनी जोर देकर कहती है कि ये तकनीक जिसे वो एक ब्रेक थ्रू भी मान रही है, इसे परीक्षण के तौर पर प्लांट बेस्ड बेवरेज एड्स की 2000 पेपर की बोतलों को ऑनलाइन किराना स्टोर और माध्यम से बेचेगी जिसमें पैकिंग के साथ साथ ग्राहकों की प्रक्रिया को भी समझा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन बढ़ा रहा है अपनी हवाई ताकत। जी हाँ, ऊंचाई के इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। चीन के खुद के बनाए हेलीकॉप्टर इन जगहों पर नाकाम है, इसलिए वो रूस से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चीन अगले 4 साल में रूस से करीब 500 MI-17 हेलीकॉप्टर ले रहा है। इसमें MI हेलीकॉप्टर के 3 अलग अलग वेरिएंट शामिल हैं। इनमें से 140 हेलीकॉप्टर चीन को डिलीवर भी हो गए हैं। पिछले साल मई में ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध जारी है। दोनों देश के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। जानकारों के मुताबिक परंपरागत युद्ध में ऊंचाई के इलाके भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। हवाई ताकत के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए वो खुद को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। चीन के खुद के बनाए Z-10ME और Z-20 हेलीकॉप्टर ऊंचाई के इलाके में नाकाम है। Z-10 और Z-20 हेलीकॉप्टर के इंजन की कैपेसिटी ज्यादा ऊंचाई के लायक नहीं है। ये सामने आमने की जंग के लिए जरूरी सैनिकों को भी ऊंचाई पर पहुंचाने में कारगर नहीं है। भारत चीन के सैन्य ताकत को लेकर एक रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत की एयरफोर्स की तुलना करें तो इंडियन एयरफोर्स चीन से काफी आगे है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मकान मालिक और किराएदारों को नहीं काटने होंगे कोर्ट के चक्कर। इस एक्ट के तहत होगा विवादों का निपटारा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब किराएदारों और मकान मालिक को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मकान मालिक और किराएदार के विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्हें लंबी और खर्चीली कानूनी लड़ाई में फंसने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार पूरे देश में रेंटल हाउसिंग पर जोर दे रही है और किराएदारों के लिए चीजों को आसान बना रही है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि मध्यस्थता पंचायत के फैसले को कोर्ट के आदेश की तरह लागू किया जा सकता है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद के मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की जरूरी है और कि दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट में इसका क्लॉज हो ताकि किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले ढेर सारे मुकदमे कोर्ट जाने से बच सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका। कुंभ स्पेशल नाम देकर रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया ट्रेनों का किराया। जी हाँ, कुंभ मेले से पहले पुरानी ट्रेनों के नंबरों के आगे 0 लगाकर यात्रियों की जेबों को ढीला करने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। 18 ट्रेनों को पुराने नंबरों के आगे 0 लगाकर रूटीन में चलने वाली ट्रेनों को कुंभ स्पेशल बताया जा रहा है, जबकि ये ट्रेनें पहले से चल रही हैं। कुंभ मेले से पहले रेलवे ने हरिद्वार से मुरादाबाद जाने वाली 18 ट्रेनों को कुंभ स्पेशल का नाम देकर दोबारा से संचालित किया है। कोरोना काल में जिन
ट्रेनों में किराया सामान्य था उन ट्रेनों का अचानक से 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने इस ट्रेनों के पुराने नंबरों के आगे सिर्फ 0 जोड़कर इन्हें कुंभ स्पेशल का नाम दे दिया है। कुंभ स्पेशल होते ही इनका किराया भी 3 गुना बढ़ गया है। हरिद्वार से मुरादाबाद जाने के लिए उपासना एक्सप्रेस का स्लीपर किराया 170 रुपए था, अब ये बढ़कर 415 रुपए हो गया है। इसके साथ ही AC फर्स्ट और AC सेकंड का भी किराया बढ़ा है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।